अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा मॉडर्न नावल है दैट्स अबाउट अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस। दोस्तों, इस नावल पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अबाउट ऑथर, की फैक्ट, सेटिंग, कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी और उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स की समझ आएगी तभी आपको समरी समझ आएगी। और आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो समरी है और थीम, इसके बारे में बात करेंगे। समरी की तरफ बढ़ने से पहले इसके कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इस नावल के। ये नावल जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। ऑटोबायोग्राफिकल से मुराद जेम्स जॉयस के अपने लाइफ से रिलेटेड है। ये जेम्स जॉयस ने जो एज 20 तक जो काम किए थे या जो टाइम स्पेंड किया था, उसने कितने डिफ़िकल्टीज़ उसके लाइफ में आए थे या क्या क्या उसने फ़ेस किया था, वो सब कुछ इस नावल में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे ऑटोबायोग्राफिकल नावल कहते हैं। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि जेम्स जॉयस के 10 सिबलिंग्स थे, सेम टू सेम यहाँ पे जो प्रोटोगनिस्ट है स्टीफन डॉडलेस, उसके भी 10 सिबलिंग्स हैं। तीसरी सिमिलरिटी ये है कि जेम्स जॉयस ने जो कॉलेज अटेंड किया था या जो स्कूल अटेंड किया था, जो नाम था उस कॉलेज का, जो स्कूल का नाम था, सेम टू सेम स्टीफन डॉडलेस उसी कॉलेज को जो है अटेंड करते हैं, उसी स्कूल को अटेंड करते हैं और वही नाम होता है जो जेम्स जॉयस ने अटेंड किया था। और ये नावल जो है रिलीजन से रिलेटेड भी है क्योंकि जेम्स जॉयस की जो फैमिली थी वो रिलीजियस फैमिली थी और ये जो थे रिलीजन मतलब कैथोलिक रिलीजन से इसका जो है बिलोंग करते थे, तो उस रिलीजन से ये फ्ली होना चाहते थे और इस तरह ये अपने आयरलैंड जो इसका एक्चुअल मुल्क है उस मुल्क को छोड़ के यूरोप की तरफ मूव करता है और वहाँ पे अपनी लाइफ को जो है बनाता है। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर इसकी समरी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, स्टोरी की ओपनिंग एक और स्टोरी से लिया जा रहा है जो कि स्टीफन डॉडलेस अपने चाइल्ड हुड में उसके फादर साइमन डॉडलेस उसे एक कहानी सुना रहा है। मतलब स्टीफन डॉडलेस को कौन कहानी सुना रहा है? उसके फादर साइमन डॉडलेस जो हैं उसे एक कहानी सुना रहे हैं। और वो कहानी क्या है? जब स्टीफन डॉडलेस छोटा सा था उसको उसके फादर एक कहानी सुना रहा है। ये सब हमें कौन बता रहा है? नरेटर बता रहा है। बहुत पुरानी बात है, अच्छा टाइम था और ये स्टोरी माजी में बताई जा रही है, मतलब फ्लैशबैक में है। और स्टीफन उस वक्त छोटे हैं और बड़े शौक़ से अपने फादर साइमन डॉडलेस से परियों की कहानी सुन रहा है। स्टीफन जो कि एक छोटा सा बच्चा है, बहुत सारे उसके थॉट्स होते हैं और उसके थॉट्स पे कोई लगाम नहीं, उसके थॉट्स पर और बहुत कुछ वो सोचता है जैसे स्टीफन सोचता है। स्टीफन कौन है? स्टीफन डॉडलेस एक्चुअली में ये नावल के जो है प्रोटोगनिस्ट है। ये चीज़ ज़हन नशीन कर ले। तो वुमेन के बारे में सोचता है स्टीफन जो है। किसके बारे में सोचता है? वुमेन के बारे में सोचता है। और ये अभी बिल्कुल मीन्स छोटे से हैं। वुमेन के बारे में सोचते हैं। वुमेन के बारे में क्या सोचते हैं कि जो सड़क पर कैंडीज़ बेचती है उनके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और वही और अपनी माँ मैरी डॉडलेस के कौन है? स्टीफन डॉडलेस की मदर हैं। मैरी डॉडलेस के बारे में सोचते हैं कि किस तरह वो घर का काम करती है, कितनी अच्छी वो स्मेल करती है, जो मदरली स्मेल होती है वो उसे फ़ील होती है। और साथ ही उसे अपने गवर्नेस की याद आती है। और उसकी गवर्नेस कौन है? मिसिस रायो रेडन डेंटे। वो किस तरह उसकी हेल्प करती है, ब्रशेस का ख़याल रखती है। तो ये सब कुछ ये सोच रहा होता है। और साथ में अपने जो नाइबर है एलिन वेंसे, उसके बारे में सोचता है जो कि उसकी नाइबर है। और एलिन एक प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट से मुराद दीनी मसीहा का एक फ़िरका है जो जिनका बानी लुथर था। तो जो करेक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। करेक्टर्स समझ आएंगे तो यहाँ पे इसकी समरी समझ आएगी। अब एलिन वेंसे कौन थी? जैसे मैंने बताया एक उसकी नाइबर थी। तो ये सब आपको उसकी डिटेल और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको करेक्टर्स में मिलेंगे। सो उस करेक्टर्स को ज़रूर, उसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम थे उस जगह पे कि एलिन वेंसे जो है इसकी नाइबर है और एलिन जो एक प्रोटेस्टेंट थी, दीनी मसीहा का एक फ़िरका है जिसका बानी लुथर था। अब जहाँ तक स्टीफन एक बार क्या करता है, मिसिस डेंटे से कहता है। मिसिस डेंटे का कौन थी? जिसको हम मिसिस रायो रिडन भी कहते हैं। मिसिस डेंसे से कहती हैं
कि आई वांट टू मैरी एलिन, कि मैं एलिन से जो है शादी करना चाहता हूँ। एलिन कौन थी? एलिन जो थी कौन? स्टीफन डैडलस की नाइबर थी। इसी तरह हमें बताया जाता है कि ये छोटा बच्चा, उसका जो दिमाग है वो बहुत कुछ सोचता है, वो बहुत जल्दी सोचता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात चल रही है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, ये भी मैंने उस वीडियो मतलब जो पिछली वीडियो है उसमें बताया है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से क्या मुराद है। मतलब बंदे के थॉट्स चेंज होते रहते हैं, उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टीफन डैडलस है उसके थॉट्स चेंज होते रहते हैं। कभी क्या सोचता है, कभी ये सोचता है कि जो रोड पे जो फ़ीमेल होती है जो कैंडीज़ बेचती है, कभी अपनी मदर के बारे में सोचते हैं, कभी अपने नाइबर के बारे में सोचते हैं। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। आप अब एक थॉट से जंप करके दूसरे थॉट पे चले जाते हैं, एक आइडिया को छोड़ के दूसरे आइडिया पे चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होती है। मतलब अब यहाँ तक तो हो गया सब कुछ, ये इसका बचपन था। अब यहाँ से सीन जो है चेंज होती है और हमें बताया जाता है जो स्टीफन डैडलस है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो अब उसे स्कूल जाना होगा और इसे एक क्रिश्चियन स्कूल भेजा जाता है क्योंकि इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कैथोलिक है। तो इससे हर तरह से जो है रिलीजन का प्रेशर रहता है। और इसे जिस स्कूल भेजा जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है ग्लेनगिव्स वुड स्कूल। और ये एक बोर्डिंग स्कूल है और शुरू में इसका बिल्कुल दिल नहीं लगता। किसका दिल नहीं लगता? स्टीफन डैडलस का। एडमिशन जो है स्टीफन डैडलस का हुआ है तो ऑब्वियसली उसका दिल नहीं लगता। उसे होम सिकनेस होती है, उसका दिल करता है कि वो घर लौट कर आ जाए, लेकिन फिर एडजस्ट कर जाता है और इसे अपने स्कूल पसंद आने लगता है और घर आने का भी मौका मिलता है। अब अचानक से स्टीफन डैडलस की तबीयत ख़राब हो जाती है। स्टीफन डैडलस कौन है? मतलब जो स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है। स्टीफन डैडलस की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे ठंडक लग जाती है और स्कूल के हॉस्पिटल उसे भेजा जाता है और इसे जो है इन्फर्मेरी जो है मतलब वो उसे वहाँ ले जाया जाता है। इन्फर्मेरी का मतलब है दारुल शफा। उसे वहाँ जो है बिठाया जाता है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि आयरिश नेशनलिस्ट जो एक फेमस आयरिश पॉलिटिशियन थे जिसका नाम था ये चार्ल्स स्टुअर्ट पार्नेल, उसकी जो है डेथ हो गई है। वो बहुत ही फेमस थे। तो उसकी डेथ के बाद बहुत सारी डिबेट शुरू हो जाती है। ये सारी बातें वो स्टीफन को पता चल जाती हैं। अब जब स्टीफन घर आते हैं तो जो चार्ल्स स्टुअर्ट पार्नेल की डेथ का असर उसकी फैमिली पे भी होता है। मतलब उसकी फैमिली में कोई पार्नेल को जो है सपोर्ट कर रहे थे, जैसे उसके फादर साइमन डैडलस मतलब किसके सपोर्टर थे? इस पॉलिटिशियन के सपोर्टर थे। इसके फादर कौन है? मतलब स्टीफन डैडलस के फादर कौन है? साइमन डैडलस। किसको सपोर्ट दे रहे? चार्ल्स स्टुअर्ट पार्नेल को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सारे पार्नेल के सपोर्ट में हैं और इसी तरह मतलब ज़्यादातर से जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो चार्ल्स स्टुअर्ट पार्नेल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। पार्नेल जो है ये एक आयरिश पॉलिटिकल लीडर थे, 19th सेंचुरी का पावरफुल लीडर था। अब पार्नेल का अफेयर चल रहा था किसके साथ? एक मैरिड वुमेन के साथ, जो एक्सपोज हुआ। बाद में उसे उस जो पार्टी है उससे हटा दिया जाता है, उसकी जो पोजीशन है उससे हटा दी जाती है। और इस तरह कुछ के नज़र में वो हीरो था और कुछ लोगों के कहते हैं कि चर्च ने सही फ़ैसला दिया उसे अपनी पोजीशन से गिराने का। और इसे जो हटाने में जो हाथ था मतलब वो चर्च का था, क्योंकि उस वक्त जो है चर्च के जो पादरी थे ये फ़ैसले करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुछ लोगों का ये ख़्याल था, कुछ लोगों की नज़र में वो हीरो थे और कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि जो चर्च ने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब जब स्टीफन घर तो आ गया था, वो ये सोच रहा था कि अच्छा डिनर करेंगे। मतलब स्टीफन कहाँ से आ गए? अपने स्कूल से। और उसकी थिंकिंग ये थी कि एक अच्छा डिनर करेंगे और क्रिसमस अच्छी गुजरेगी। लेकिन स्टीफन का पूरा टाइम जो है फैमिली झगड़ों में, फैमिली क्विरल्स झगड़ों में जो है बीत गया था। तो मतलब स्टीफन के घर का माहौल अच्छा नहीं था। अब जब स्टीफन अपनी छुट्टियों के बाद स्कूल लौट के आता है तो उसे पता चलता है कि उसके कुछ क्लासमेट्स थे वो कुछ सेक्सुअल हैबिट्स करते हुए पकड़े गए थे।
अपने अपर क्लास स्टूडेंट्स के साथ, मतलब वो जो लड़के थे वो होमोसेक्सुअल थे, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें पनिश किया गया और स्कूल का जो रेपुटेशन था वो ख़राब हो गया था। वो टीचर्स गुस्से में थे, वो अपना गुस्सा स्टूडेंट्स पे निकाल देते थे। स्टीफन चश्मा भी पहनता था, मतलब स्टीफन जो था चश्मा पहनता था और उसके क्लासमेट ने उसका चश्मा तोड़ दिया। अब जब उसका चश्मा टूट गया था तो उसे लिखने में मुश्किल या दिक्कत हो रही थी, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा था वो ये सोच रहा था कि स्टीफन जानबूझकर धीरे धीरे लिख रहा है और उसने स्टीफन की जो है पिटाई की और स्टीफन को बुरा लगा और सारे स्कूल मेट्स इसे कह रहे थे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और स्टीफन जो है रेक्टर यानी जो रेक्टर हैं उसके पास चले जाते हैं। अब वो रेक्टर कौन है? ये है रेक्टर जो है फादर कॉनमे जो है ये रेक्टर हैं, उसके पास चले जाते हैं, शिकायत लगाते हैं। नोट, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, रेक्टर का असल में मतलब है हल्के का पादरी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है जो पूरे स्कूल और कॉलेजेस का कंट्रोल संभालता हो उसे हम रेक्टर कहते हैं। अब स्टीफन जो है अपने क्लासमेट्स और स्कूल में हीरो की तरह बन जाता है, क्योंकि उसने हीरो क्यों बन गया था? क्योंकि इसने शिकायत लगाई उस टीचर की। किसको लगाई थी? रेक्टर कौन है? फादर कॉनमे। अब जब उसकी शिकायत लगाई तो पूरे स्कूल में ये हीरो की तरह बन गए। अब वक्त गुजारते गुजारते हमें फिर स्टीफन के बारे में बताया जाता है कि स्टीफन की फैमिली जो कंडीशन है वो सही नहीं है, यानी रिच फैमिली नहीं है, गरीब फैमिली है। और एक और चीज़ जो जेम्स जॉयस के, अब यहाँ पे एक और सिमिलरिटी, क्योंकि ये नावल जो है ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, तो जो जेम्स जॉयस है उसकी भी फैमिली जो थी गरीब थी। सेम ये नावल में बताया गया है कि जो स्टीफन डॉडलेस है उसकी फैमिली भी गरीब थी। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। खैर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे थे कि जो स्टीफन डॉडलेस है उसका ताल्लुक़ जो है रिच फैमिली से ताल्लुक़ तो नहीं था, इनका एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था और पैसों की कमी की वजह से इनकी फैमिली जो है डबलिन शिफ्ट हो जाती है। अब स्टीफन भी डबलिन आ जाते हैं और डबलिन में स्टीफन की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है, स्टीफन शिफ्ट हो गए थे, जिसका किससे मुलाकात होती है? एमा क्लेरी से इसकी मुलाकात होती है। किसकी? स्टीफन डॉडलेस की। और इस तरह एमा क्लेरी जो है स्टीफन की दोस्त बन जाती है और स्टीफन इसके लिए एक लव पोएम लिखता है और ये पहला प्यार होने के साथ साथ इसकी जो है इंस्पिरेशन भी है। कह सकते हैं कि एमा कहीं ना कहीं स्टीफन को पोइट्री लिखने के लिए मोटिवेट करती है। ये पॉइंट याद रखना कि एमा जो है कहीं ना कहीं स्टीफन को पोइट्री लिखने के लिए मोटिवेट करती है। अब वक्त गुजारते गुजारते स्टीफन जो है वो एक कॉलेज जिसका नाम है ये बेल्वेड्रे कॉलेज में जो है पढ़ता है और सीरियस स्टूडेंट है और स्टीफन की लाइफ में चेंजेस आने लगती है। उसकी बलोगत मींस पबरिटी उसे हिट कर चुकी है। अब उसके दिल में जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की ख्वाहिश होती है। मींस अब जो स्टीफन डॉडलेस हैं वो जवान हो गए हैं और उसके दिल में जो है डिफरेंट थॉट्स, उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की ख्वाहिश होती है। लेकिन चूँकि वो एक रिलीजियस फैमिली से है तो शादी से पहले कोई भी ऐसा काम करना उसके लिए गुनाह माना जाता है और स्टीफन जो है कंफ्यूज है कि वो क्या करेगा। अब स्टीफन को जो है क्या होता है मतलब एग्ज़ाम पास करने और अच्छी स्टडी करने के लिए पैसे मिलते हैं और वो सारे पैसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ पर ख़र्च करता है, अपनी फैमिली पर ख़र्च कर देता है। पैसे ख़त्म होते ही उदास होने लगता है और अब वो डिसाइड करता है कि जो उसे परेशानियां हैं वो उसे दूर करेगा। भले ही उसे डर लगता है लेकिन वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरा करता है और जाकर कुछ जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनके साथ अपना वक्त गुजारता है। और उस तरह स्टीफन की जो सेक्सुअल जो मतलब थॉट्स होते हैं, जो अवेयरनेस जो थी, जो उसकी ख्वाहिशात है वो शुरू होती है। अब शुरू तो हो गई लेकिन कैथोलिक रिलीजन एज अ कैथोलिक रिलीजन में उसे सीन माना जाता है, उसे गुनाह कंसिडर किया जाता है और अब उसे डर है कि उसे दोज़ख जाना पड़ेगा क्योंकि इसने टाइम गुजारा था किसके साथ? प्रोस्टिट्यूट्स के साथ। तो मतलब ये बालिग हो गए थे। अब जब उसे डर लगता है कि उसे दोज़ख मतलब जाना पड़ेगा और अगर फैमिली और सोसाइटी को पता चला तो उसके साथ क्या होगा। अब स्टीफन के कॉलेज में 3 दिनों के लिए रिलीजियस एक्टिविटी होती है जहाँ पर लोगों को बताया जाता है
कि गुनाह क्या है, दोज़ख क्या है और दोज़ख में किस तरह के सफरिंग होती है। और सारी चीज़ें सुनने के बाद स्टीफ़न गिल्टी फ़ील करता है कि मैं तो ये सारे गलत काम कर चुका हूँ, मेरा अब क्या होगा। और फ़ैसला करता है कि अब वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा और ख़ुद में चेंजेस लाना शुरू करता है। इतनी चेंजेस लाता है कि जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ का डायरेक्टर उसे बुलाता है और कहता है कि तुम में जो क्वालिटीज़ है, ये द क्वालिटीज़ यू हैव दैट आर इन द प्रीस्ट, कि तुम में जो क्वालिटीज़ पाई जाती है, तुम एक काम करो, तुम एक प्रीस्ट बन जाओ। और स्टीफ़न इस बारे में सोचता है और कुछ पल के लिए कि एक प्रीस्ट बन सकता हूँ। फिर वो सोचता है कि ये जो प्रीस्ट की ज़िंदगी है ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की लाइफ जी सकता, क्योंकि मैं पहले ही एक मतलब जो रास्ता है उससे भटक चुका हूँ। और इस काम के लिए मना कर देता है। मतलब जो रेक्टर या जो बंदे ने इसको ऑफ़र दी थी कि आप एक प्रीस्ट बन सकते हो, तो ये जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। और इस तरह ये जो है अब क्या करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन से वहाँ से अप्लाई करता है। एक दिन मतलब स्टोरी जो है अब चेंज हो जाती है, किस तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन वहाँ पर अप्लाई करता है। एक दिन वो समंदर के किनारे जो है चहलकदमी कर रहा होता है कि उसे एक लड़की दिखती है, वो पानी को एंजॉय कर रही थी। और स्टीफ़न जब उसे देखता है तो सोचता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसके दिल में ख्वाहिश जाग उठती है। और ये फ़ील होता है कि खूबसूरती को पसंद करना, खूबसूरती को पाने की चाहत रखना ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना मुझे प्रॉब्लम देगी और ना मैं किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। तो शायद मैं मज़हब के रास्ते पर मतलब चलने के लिए नहीं बना हुआ हूँ। अब ये थॉट्स हैं, ये फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यहाँ पे यूज़ देखने को मिल रहा है आपको। मतलब ये डिफरेंट सोच रहा है कि लड़की के साथ जाना, उसकी खूबसूरती को देखना या उसकी खूबसूरती को जो है फ़ील करना, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, गुनाह नहीं है। ये सोच रहा होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से इसके थॉट्स चेंज होते रहते हैं। खैर स्टोरी में क्या होता है लेकिन अब स्टीफ़न कहता है लेकिन जो मेरा रास्ता है वो भी गलत नहीं है। इसका रास्ता आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन से रास्ते पे ये जाने की कोशिश कर रहा है। और उस वक्त स्टीफ़न फैसला करता है कि वो एक आर्टिस्ट बनेगा। अब इसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक आर्टिस्ट बनेगा और मज़हब के रास्ते पर नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट सीन, स्टीफ़न ने न्यू यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था और यूनिवर्सिटी चला जाता है और वहाँ जाके एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बन जाता है। मींस जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होती है, वो एक ऐसा स्टूडेंट बन जाता है और अच्छे खासे दोस्तों का ग्रुप है, उनके साथ बैठ के नॉवल स्टोरीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। और इस तरह का ग्रुप भी उससे काफ़ी इंस्पायर होता है। मतलब इसके जो दोस्त हैं, जो ग्रुप में इसके फ्रेंड्स हैं या जो दूसरे बंदे, वो इससे इंस्पायर हो जाते हैं। क्या होता है, अब स्टीफ़न पर जो है भरोसा है सबको कि स्टीफ़न जो एक अच्छे बंदे हैं, कि स्टीफ़न कुछ मतलब क्रिएट करेगा, ज़रूर कुछ क्रिएट करेगा। और स्टीफ़न के एक दोस्त जिसका नाम है क्रेनली, जो स्टीफ़न के साथ अच्छे तरीके से बात करता है, वो स्टीफ़न को कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो भी सही है, लेकिन अपनी फैमिली के रास्ते से हटना ये ज़रूरी नहीं है। अब लेकिन मतलब ये एक अच्छे दोस्त हैं जो उसको अच्छाई की तरफ भी लेके जा रहा है। लेकिन स्टीफ़न ने अपनी फ्रीडम पा ली है और अब उसे आर्टिस्ट बनना है। उसे किस तरह की रुकावट नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता कि कोई उसे रोके। और स्टीफ़न एक और पोएम लिखता है, किसके लिए, एमा के लिए। एमा ये है, एमा वो लड़की जिससे ये मिले थे, ये इसकी फ्रेंड है। एमा के लिए एक और पोएम लिखने के साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि एमा जो है उसकी नहीं हो सकती और वो उस बात की एक्सेप्ट कर देता है। और स्टीफ़न आखिर में यही डिसाइड करता है कि वो आयरलैंड छोड़ के चला जाएगा और उसे अपनी ज़िंदगी एज अ राइटर की तरह गुजारेगा। मतलब अपनी जो लाइफ है वो छोड़ के एक ऐसी लाइफ इंजॉय करेगा, एक ऐसी लाइफ में जिएगा जिसमें एज अ राइटर रहेगा, एज अ राइटर की तरह ज़िंदगी गुजारेगा और एक फोकस राइटर बनने की कोशिश करेगा। और ये नावल यहाँ पे जो है दोस्तों ख़त्म हो जाता है। सो आई होप नावल की समझ आई होगी। अब बात करते हैं इसके थीम की। सबसे पहला थीम है हमारे पास सोल एंड बॉडी। द गैप बिटवीन सोल एंड बॉडी मीन्स अ ग्रेट डील टू स्टीफ़न ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। As a child, Stephen notes countless particular sights, sounds, and smells and interprets them with great tenderness and seriousness. They seem to lead him deep into his memories and his understanding of the world. In this way, body and soul are naturally connected for Stephen as a child. But Stephen also shies away from many social activities.
तो ये यहाँ पे यही बात कर रहा है कि स्टीफन जो है कि एक शाही बंदे भी थे, और मतलब इसने जैसे डिफरेंट थॉट्स पाल रखे थे, और साथ में ये एक शाही बंदे भी थे। बहुत से ऐसे काम थे जो ये नहीं कर सकते थे, जिसमें इसे शर्म फील होती थी। मींस ऑब्वियसली ये एक रिलीजियस फैमिली से इसका ताल्लुक़ था, तो रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ होने के साथ साथ इसने जो थे बहुत से काम नहीं कर सकता था। दूसरा हमारे पास थीम है वो है इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। इन ईच केस द नॉवल ट्रेसेस द चाइल्ड टू एडल्ट आर्क ऑफ स्टीफन शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, दैट इज़ टू से व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्ट्रेट वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस तरह? ओबियसली जो बंदा मतलब चाइल्ड मीन्स इनोसेंस। जब बंदा इनोसेंट होता है तो जब वो बड़ा होता है तो उसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वो जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्चुअल में जो है रियल लाइफ वही होती है। बचपन में तो आपको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हो, तो इससे जो है आपकी काफ़ी नॉलेज आ जाती है। जैसे यहाँ पे इसने बहुत कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे स्टीफन्स आइडियाज़ ऑफ इनोसेंस डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड सिन। जैसे इसकी इनोसेंस एक ये भी थी कि रिलीजन के नाम पे मतलब इसे ये कहा जाता था कि गुनाह करना ये गलत है, ये वो। थ्रू आउट द, क्योंकि इसकी फैमिली ख़ुद भी एक रिलीजियस फैमिली थी। थ्रू आउट द बुक ही आइडेंटिफाइज इनोसेंस एज अ sexless, lustless existence. The life of a child or celebrate experience on their own had a fallen condition filled with doubt and shame. For example, he imagines that Emma was innocent as a young girl, but after her sexual awakening, she is humbled and saddened by the dark shame of womanhood. जैसे स्टार्ट में एमा से जब ये मिलता है, एमा जो कि एक इसकी फ्रेंड है, कि ये सोचता है कि एक यंग गर्ल है और इनोसेंट है, लेकिन फिर इसके अंदर जो है वो सेक्सुअल अवेकिंग जो डिज़ायर्स है वो जो है मतलब अवेक होते हैं। और ये जो है अपने फ़ादर से, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में बताया गया है, अपने फ़ादर से डिफरेंट स्टोरीज सुनते हैं जब ये बच्चे होते हैं। तो जैसे ही बड़े होते हैं तो ये क्या कहते थे, द चाइल्ड स्टीफन हैज़ डाइड। लिटरेचर एंड लाइफ। सिंस अर्लीस्ट चाइल्डहुड, नॉवेल्स एंड पोएम्स हेल्प स्टीफन मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। अब लिटरेचर आप लोग पढ़ रहे हैं, लिटरेचर में क्या होता है? लिटरेचर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी सोसाइटीज़ में जो चल रहा है या जो चल चुका है या जो होने वाला है, ये सब कुछ आपको लिटरेचर बताता है। तो इसी तरह स्टीफन ने भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा था, नॉवल पोएम्स वगैरह से, सोसाइटीज़ में जो हो रहा है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द नॉवल इन विच इन्फेंट स्टीफन क्रिएट्स। अब यहाँ पे कुछ हवाला दिया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। लाइफ, लिटरेचर इन लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ऑर्डर एंड द सेंसेस। During his childhood, Stephen lives by his senses. He understands the people and things around him only by the way they look, sound, smell or feel. अब यहाँ पे वो सेंसेस की बात चल रही है कि जैसे मदरली स्मेल जो थी, जो ये फील करते थे, जो स्मेल करते थे, इसी तरह और ये सब कुछ डिटेल में जो है देखते थे। जैसे स्टार्ट में बताया गया था नावल में कि ये जो फीमेल्स होती है जो रोडों पे क्या करती है, जो कैंडीज़ वगैरह बेचती है, इसका दिमाग जो है उधर भी चला जाता है, अपने मदरली स्मेल की तरफ भी चला जाता है। तो ये सब कुछ जो है हमें ऑर्डर एंड सेंसेस में देखने को मिलता है। और इस नॉवल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत क्लियर मैंने एक्सप्लेन किया है, इसकी जो पहली वीडियो उसमें ज़रूर जो है मतलब आप लोग देख लीजिएगा, वो उसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी मिली है आपको। Religion, nationality and freedom. Stephen grows up in an atmosphere of political and religious controversy. The late 19th century was a turbulent time in Ireland. अब obviously जो स्टीफन थे, ये स्टोरी की जो सेटिंग है वो आयरलैंड में हुई है, और ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। तो ये किससे रिफ्लेक्ट करती है? राइटर, जो इसके राइटर है जेम्स जॉयस, ये इसकी अपनी एक स्टोरी है, लेकिन इसने करेक्टर किसको डाला है? स्टीफन डारेलस को। एक्चुअल में ये कौन है? जेम्स जॉयस ही है। सो ये इसकी जो फैमिली थी वो रिलीजियस थी, और साथ में द बिलव्ड सेपरेट इट्स लीडर पर्नल वाज एक्सपोज्ड एज एन अडल्टर एंड कंडेम्ड बाय द कैथोलिक चर्च इन
अब ये वो जो पॉलिटिशियन थे उसके बारे में, जो पर्नेल जिसका नाम था, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो जो थे एक मैरिड वुमेन के साथ उसके अफेयर्स चल रहे थे। फिर जो चर्च है उसने उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया था, लेकिन वो बंदा कुछ लोगों की नज़रों में था हीरो और कुछ लोगों की नज़रों में क्या था कि वो ये कुछ लोग ये कहते थे कि जो चर्च ने फ़ैसला किया वो बिल्कुल सही किया है। सो एंड हेयर्स अ चॉइस ऑफ वॉइसेस इंस्ट्रक्टिंग। और एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रही है कि जो स्टीफन है उसके घर में हमेशा झगड़े होते थे और मज़हब को लेके या किसी और चीज़ पे इनके झगड़े होते थे। सो बट एज ही बिकम्स मोर एंड मोर एब्जॉर्ब्ड इनटू हिज एलिब्रेट इनर लाइफ ही डिटरमिन्स टू इग्नोर द वॉइसेस एंड परसीव हिज थॉट्स। अब ये जब ऑब्वियसली एक काम जब रोज़ हो रहा होता है तो उसके आप आदी बन जाते हैं और फिर आप उसे एक ही ऑप्शन होता है आपके पास, इग्नोर। तो ये इन चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तो रिलीजियस प्रीटी जो है गिव्स हिम respite from shame and confusion. He finds it impossible to conform himself to a narrow religious perspectives. When he turns away from religion, he feels a souring sense of freedom. Similarly, he turns away from conventional Irish nationalism and other popular political causes. So यहाँ पे यही बात कर रहा है कि कैसे ये अपने रिलीजन से जो है हट के, मतलब आयरलैंड को छोड़ के यूरोप की तरफ मूव करता है, वहाँ पे जाके अपनी लाइफ बनाता है और अपनी लाइफ चेंज करता है, एक आर्टिस्ट बन जाता है, लवर बन जाता है और लाइफ में बहुत कुछ इसे पता चल जाता है। सो ये इस पूरे उसमें जो रिलीजन, नेशनलिटी और फ्रीडम में यही बताया गया। फ्रीडम का मतलब यही है इस नावल में कि ये जो है फ्री हो जाता है जब ये आयरलैंड से मूव करता है यूरोप की तरफ। वहाँ पे ये इसके दिल में जो आता है या जो दिमाग में इसके जो थॉट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम स्टार्ट करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा।